ये जो चैप्टर हमने डिटेल से डिस्कस किया है, सारी थ्योरी इसकी पढ़ी है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम करेंगे। सिंगल करेक्ट वाले अभी ये हैं, इसके बाद जब ये सिंगल करेक्ट वाले हो जाएंगे तो फिर हमें एक बार कॉम्प्रिहेंशन एंड जो कि एक पैराग्राफ गिवन होता है, फिर उसके बाद उसमें से हमें एनालाइज करके आंसर लिखना होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग का ये वाला पार्ट जो है हम कर रहे हैं शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें ये जो हमने अभी सामने स्क्रीन पर लिखा है। तो जस्ट आप इसे सोचो एक बार कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का एक्सेप्शनली हाई क्यों होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को गवर्न करती हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। बॉइलिंग पॉइंट है क्या चीज? बॉइलिंग पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी। आसपास की चीजें मैं बता करके चलूंगा, ये नहीं है कि बस यही क्वेश्चन करना है। इससे रिलेटेड जो आसपास के क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम सोच करके चलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। बॉयल करने का मतलब है जब हम मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं, दूर दूर कर देते हैं, इतना दूर कर देते हैं कि वो गैसियस स्टेट में आ जाएं। सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल बड़े नजदीक होते हैं, लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा दूर होते हैं, गैसियस स्टेट में बहुत दूर होते हैं मॉलिक्यूल। तो जब हम लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में लाते हैं किसी मॉलिक्यूल को, किसी सब्सटेंस को, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। वो एनर्जी क्या करती है? इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है। हीट दी जैसे मैंने, टेम्परेचर बढ़ाया जैसे मैंने, तो इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये मॉलिक्यूल दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। एक टाइम आएगा कि ये इतना दूर हो जाएंगे कि गैसियस स्टेट में पहुंच जाएंगे। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ये बॉइलिंग पॉइंट सीधा सीधा डिपेंड करता है इन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क कर रही है। ध्यान देना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट बॉन्ड। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ही कंफ्यूज रहते हैं इसमें। जैसे वाटर है और यहाँ लिखा नहीं है, अगर ये लिखा होता ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, कोई मतलब नहीं है बॉइलिंग पॉइंट से, क्योंकि वाटर को बॉयल करने में हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं। ये तो ब्रेक ही नहीं होता है। अगर ब्रेक नहीं होता है तो उसकी हम एनर्जी क्यों चेक करेंगे? लिक्विड वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ये है। जब ये गैसियस स्टेट में पहुंच जाता है तो भी HOH है, तो ये बॉन्ड तोड़ा थोड़ी है हमने। तो कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से मतलब नहीं होता है। हमें किस बात से मतलब होता है? हमें मतलब होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली फोर्स। बहुत सारे टाइप की होती है, उसमें से एक होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो आपने थ्योरी में डिटेल से डिस्कस किया है मैंने और आपने पढ़ा है। किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लोन पेयर उस एलिमेंट या दूसरे एलिमेंट के हाइड्रोजन से नहीं, पोलर हाइड्रोजन से इंटरेक्शन करता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड की भी पोटेंसी होती है, पावर होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक भी हो सकते हैं, स्ट्रांग भी हो सकते हैं, ये अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीन में सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में। मैक्सिमम रहेगी फ्लोरीन में, उससे कम ऑक्सीजन में, उससे कम हो जाती है नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ रीजन हाई बॉइलिंग पॉइंट का या कोई और फिजिकल प्रॉपर्टी अगर दी होती, विस्कोसिटी दे सकते थे, वेपर डेंसिटी पूछ सकते थे, रेट ऑफ इवेपोरेशन पूछ सकते थे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर सारी बातें डिपेंड करती हैं। तो स्पेसिफिक हीट अलग चीज होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो पोलैरिटी से रिलेटेड होते हैं। लो आयनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से मतलब नहीं है, आयनाइजेशन कहां होता है, वाटर मॉलिक्यूल तो कोवेलेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल, डी हमारा आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल हम रिपोर्ट कर रहे हैं डी। अब देखिए इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं शुरू। जब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं तो विच कंसेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन्स द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। अब यहां पर एक ये नया टर्म आ गया, एक ये टर्म है वोलेटाइल। इसको पहचानना होगा। आगे बढ़ने से पहले, इसके ऑप्शंस डिटेल से देखने से पहले हम इसको देखते हैं कि वोलेटाइल क्या चीज है। देखो, अगर मेरे पास दो तरह के सब्सटेंस हैं, अगर बात को ध्यान से सुन लोगे तो बिल्कुल समझ आएगी ही। दो टाइप के ये सब्सटेंस मैंने लिए, लिक्विड हैं दोनों, एक ए है एक बी है। ए के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं, मान लिया मैंने। लेट ये आईएमएफ मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग आ रही है, सपोज करते हैं।
मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड है ए एंड ए के बीच में, बी कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। जब भी मैं आईएमएफ लिखूंगा तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी। तो बड़ी सिंपल सी बात क्या पता चलती है कि अगर मैं इसको बॉयल करना चाहता हूं तो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। हाई टेम्परेचर पर ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट मींस वेपर्स में। जब मैं टेम्परेचर ज्यादा करूंगा तो लिक्विड से वेपर बनने में टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। अगर हाई बॉइलिंग है इसका मतलब है वेपर्स कम बनेंगे, तो जिसमें वेपर कम बनते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये लेस वोलेटाइल है। लेस वोलेटाइल और substance which have more boiling point। हाई बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब है वो वेपर कम बना पा रहा है और वो लेस वोलेटाइल है। बड़ा सीधा सा रिलेशन एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो जाता है। लेकिन कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो जो इंटरमॉलिक्यूलर है। दैट मीन्स वोलेटिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्स रिलेशन होता है। बॉइलिंग पॉइंट is inversely related with volatility। इसका मतलब है जैसे जैसे वोलेटाइल ज्यादा होगा सब्सटेंस, यानी वेपर्स में बड़ी तेजी से बदल जाएगा, ऐसे ऐसे बॉइलिंग पॉइंट कम होते चले जाएंगे उसके। और जैसे जैसे सब्सटेंस की वोलेटिलिटी कम होगी ऐसे ऐसे उसके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। इनवर्स रिलेशन का मीनिंग ये हो गया। अब एक बात हमें पता चल गई, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम चाहिए हमें। इनवर्स रिलेशन है ना। अगर इनवर्स रिलेशन है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने चाहिए, मोर वोलेटाइल ज्यादा होना चाहिए। जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा वो ज्यादा आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए। अब दो सब्सटेंस हैं, ये क्लास में डिस्कस की गई प्रॉब्लम है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। मैंने नाम लिख करके बताया था, इसी एग्जाम्पल से, इसी नाम से ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और बड़ा एक इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या चीज है? OH एंड 4 पोजिशन पर अगर मैं लिख देता हूं ये NO2 ग्रुप, तब मैं इसको बोलता हूं पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसका एक मॉलिक्यूल। और पैरानाइट्रोफिनॉल का ही जब मैं दूसरा मॉलिक्यूल कंसीडर करूंगा तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने के कारण अब इसको बॉयल करना मुश्किल होगा। यानी इसके क्या होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, इसकी वोलेटिलिटी कम होगी। जबकि ये तो बात पैरा की है। अगर ऑर्थो की बात करते हो आप, ऑर्थो में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है OH, और इस OH की 2 पोजीशन पर N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 पोजीशन पर हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। यानी ये क्योंकि क्लोजर लगा हुआ है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इस वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को हमें नाम देना होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जब ये इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन द मॉलिक्यूल बन गया, इंट्रामॉलिक्यूलर मींस विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। अब इसके दो मॉलिक्यूल आपस में, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। रिजल्ट क्या निकलेगा? इसके बॉइलिंग पॉइंट रह जाएंगे कम।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गई इसमें, तो इसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा हो जानी चाहिए। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा वोलेटाइल इसलिए है क्योंकि ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां तो क्लैरिटी है हमें कि ऑर्थो एंड पैरा, लेकिन अगर कभी आपको दो ऑप्शन दे सकते थे, एक ऑर्थो दे सकते थे, एक पैरा दे सकते, एक ये दे सकते थे, इंट्रामॉलिक्यूलर दे सकते थे, एक इंटरमॉलिक्यूलर दे सकते थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो ऑप्शन, और थोड़ा सा क्वेश्चन को मुश्किल बनाया जा सकता था। आपसे ये पूछ लिया जाता कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है, इंट्रामॉलिक्यूलर है या इंटरमॉलिक्यूलर है, तब इसकी हाई वोलेटिलिटी यानी मोर वोलेटाइल ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। दैट मीन्स हमें यहां आंसर लिखना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सी आंसर करेंगे हम। ये अलग कंसेप्ट है, आगे आएगा चल करके, ये जब लास्ट वाले ऑर्गेनिक वाले चैप्टर पढ़ोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों। रेजोनेंस आप जानते हो, रेजोनेंस का इफेक्ट जो है बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पड़ता है। तो हमें आंसर सी रिपोर्ट करना है इस क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, हमें ये मॉलिक्यूल्स गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, जिसे रिक्वायरमेंट पता है वो बता सकता है। हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन लेकिन यह हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, पोलर हाइड्रोजन चाहिए। पोलर हाइड्रोजन मतलब इट मस्ट बी कनेक्टेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, इट मस्ट बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। किससे कनेक्टेड होना चाहिए, या तो ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो हाइड्रोजन, या ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो हाइड्रोजन, या ये फ्लोरीन से कनेक्टेड हो हाइड्रोजन, तब जाकर के ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब ठीक है, इसमें हाइड्रोजन तो है, बट दिस हाइड्रोजन इज नॉट पोलर। मीथेन का हाइड्रोजन पोलर नहीं है, इट विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। CHCl3 में भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो ध्यान से पता चल जाएगा, कार्बन के साथ H लगा हुआ है, यहां Cl लगा हुआ है, Cl है Cl। दिस हाइड्रोजन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। सब बातें लिखने वाली हैं, ये कर्तव्य है आपका लिखना इसको। जो नहीं लिख रहा है इसका मतलब है गलती कर रहा है। ये फैक्ट्स हैं, ये सारे नहीं पता चलते हैं। ये वाटर है, NaCl में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में पोलर हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर होगी। दैट मीन्स वाटर हमें आंसर करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम रिपोर्ट करेंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद जो बाद वाला क्वेश्चन इसके है, वाटर हैज हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वही बात है, अभी मैंने आपको ये बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पहले मैं इसका मतलब बताता हूं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे बाद में। कोई एक लिक्विड है मेरे पास, उस लिक्विड का 1 मोल ले लिया आपने, प्रेशर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रख लिया। अब मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूं। कितनी हीट प्रोवाइड करूं कि ये सब का सब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। टेम्परेचर से मतलब नहीं है, हीट कितनी एब्जॉर्ब करेगा ये, कि कोई सब्सटेंस है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, कोई ए सब्सटेंस है वो कम हीट लेकर
वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। कोई सब्सटेंस बी है, वो ज्यादा हीट लेकर भी कन्वर्ट ना हो पाए। इसका एक एग्जांपल मैं सीधा सा देता हूं, वाटर लो। वाटर को आप एक बर्तन में रखो, गैस के बर्नर के ऊपर रख दोगे, तो क्या होगा, बर्नर को ऑन कर दोगे तो सारा वाटर धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब आप आयरन का एक पीस लो, ½ kg का, 1 kg का, उसको बर्नर पे रखो, वो थोड़ी गायब हो जाएगा। उसके लिए तो बहुत बहुत ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अलग अलग मटेरियल की अलग अलग हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए ना दोनों एक दूसरे के। ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मतलब हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसको ज्यादा चाहिए। तो जब बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है। और रही आयनिक बॉन्ड की बात, तो आयनिक बॉन्ड तो भाई सॉलिड में होता है। हम तो लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं वेपर में। आयनिक बॉन्ड लिक्विड में नहीं होता है। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव है, एक मेरे पास कोई नेगेटिव है एग्जाम्पल के लिए, तो ये तो पहले से सॉलिड स्टेट में आएगा। आप सॉलिड को जब आप हीट करोगे तो ये तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा पहले। इसको थोड़ी बोलेंगे हम जो इसने हीट एब्जॉर्ब करेगा ये भी करेगा, लेकिन दैट इज नॉट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने को बोलते हैं। तो इसलिए आयनिक बॉन्डिंग हमारा आंसर नहीं होगा। कोवलेंट बॉन्डिंग से तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल बनता है। मान लो वाटर है, अब वाटर तो कोवलेंट बॉन्ड इसने बना रखा है, तो जब मैं लिक्विड वाटर को गैसियस वाटर में पहुंचा दूंगा तो कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना ही नहीं होता हमें। तो कोवलेंट बॉन्डिंग पर डिपेंड नहीं करता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमें बी आंसर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का बी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं, इसलिए हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी डिपेंड करेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिमाग में होने जरूरी है आप लोगों के। वेल, एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसके बाद। बोथ आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन फॉलोइंग। हमें कोवलेंट एंड आयनिक दोनों बताने हैं किसी एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो। मीथेन बना लो जल्दी से, सिर्फ कोवलेंट है। दूसरा हमारा आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सिर्फ कोवलेंट है। तीसरा आ जाएगा KCl, आयोनिक है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कोवलेंट एंड आयोनिक दोनों हैं। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें ढूंढना है आयोनिक एंड कोवलेंट दोनों। अब जो पहले वाला अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट में तो सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड है। KCl में जब आप बना करके देखोगे तो K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव आ जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं आ रहा है इसमें। अगर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिसमें आयोनिक एंड कोवलेंट दोनों होंगे। सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी बॉन्डिंग अगर मैं बनाता हूं तो कुछ इस तरह से बन जाएगी। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक लोन पेयर, ऐसे लिख दो। या एक और तरीका है इसको लिखने का, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर, ये भी ठीक है। लेकिन दोनों में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है दैट इज नॉट आयोनिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो तो कोवलेंट होता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये मॉलिक्यूल एक बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है, आयोनिक बॉन्ड नहीं है। डी पार्ट को एग्जामिन करते हैं। डी पार्ट में सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है इसके साथ, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। यहां पर मैंने जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इक्विवेलेंट बॉन्ड बना दिया, तब यहां एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। वो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर आयोनिक बॉन्ड बना देगा। दैट मीन्स सोडियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, और इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, तीसरा सिंगल इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है, वहां से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला सोडियम से, तो यहां आ गया चार्ज नेगेटिव। मींस ये आयोनिक बॉन्ड भी है, सोडियम एंड ऑक्सीजन के बीच में आयोनिक बॉन्ड रहा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड रहा। दोनों टाइप की बॉन्डिंग यहां पर मौजूद है। दैट मीन्स आयोनिक एंड कोवलेंट वाला मॉलिक्यूल हमारा NaOH आ गया। डी आंसर इसलिए हमें रिपोर्ट करना चाहिए। ये रहेगा तरीका इसको सॉल्व करने का। इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन हम और। द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज accompanied by, एनर्जीज के बारे में दिया हुआ है, डिक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी, ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, नन ऑफ दीज। अब ये बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड है कि एनर्जी निकलती है या एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये जब बॉन्डिंग के बेसिक्स हम पढ़ रहे थे तब हमने इस बात को डिस्कस किया था कि जब भी हम बॉन्ड बनाते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के सोच लो, रूट्स को दिमाग में रखो। क्लोरीन एटम है, एक और क्लोरीन एटम है, कॉन्फ़िगरेशन 287 है, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके 7, ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये होगा अनस्टेबल। दूसरा क्लोरीन एटम भी अनस्टेबल है। क्यों है अनस्टेबल भाई? क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब इन्होंने बना दिया बॉन्ड। बॉन्ड बनाने के बाद ये हो गया स्टेबल। स्टेबल होने का मतलब है कि इसका ऑक्टेट हमने कंप्लीट लिख दिया, पूरा ऑक्टेट कर दिया। क्यों हुआ ये स्टेबल? क्योंकि दोनों क्लोरीन के ऑक्टेट पूरे हो गए, 8 इसके पूरे हो गए, 8 इसके पूरे हो गए। दिस इज कंसीडर्ड एज स्टेबल। जो स्टेबल होते हैं, ये बात याद रखने की है हमेशा, स्टेबल की एनर्जी कम होती है, लेस एनर्जी। जो अनस्टेबल हैं, 2 एटम है ये अनस्टेबल है, इनकी एनर्जी हाई होगी। अनस्टेबल होने का रीजन मैंने बता दिया, ऑक्टेट क्योंकि पूरा नहीं है इसलिए ये अनस्टेबल है। अब क्या करें हम? चेक करके देख लें प्रोसेस। ये एनर्जी का स्केल है, ग्राफ है, एक्सेस है, और ये रिएक्शन प्रोग्रेस है। जब क्लोरीन एटम, दूसरा क्लोरीन एटम मैं लेता हूं, 2 क्लोरीन एटम को, तो इनकी एनर्जी ज्यादा मैंने बोली है, ये हाई एनर्जी है। यहां पर आएगी कहीं, कुछ भी स्केल लो, 0 1 2 3 4 5 बढ़ाते चले जाओ, किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी, किलो जूल पर मोल, कुछ भी आप लेकर के कर सकते हो। तो यहां जब ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, तो कंबाइन होने के बाद एनर्जी कम हो रही है इनकी। इसे Cl2 को मुझे लिखना पड़ेगा नीचे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लास्ट वाला पॉइंट है, यहां से यहां आना है इसे। दैट मीन्स हाई एनर्जी से लो एनर्जी पर आ रहा है। तो ये बची हुई एनर्जी कहां गई? इतनी एनर्जी कहां गई? मान लो ये 10 है, ये 5 है, तो 10 एनर्जी से 5 एनर्जी पे ये आ गया, तो बाकी की कहां गई? सुबह को मेरे पास 10 रुपीज थे, शाम तक पहुंचते पहुंचते मेरे पास 5 रह गए, तो 5 गए होंगे ना कहीं। ये 5 कहां गए? ये एनर्जी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में लिबरेट कर जाते हैं। एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी। क्या बात पता चली? कि जब भी कभी कोई बॉन्ड बनता है, फॉर्मेशन होती है, तब हमें एनर्जी मिलती है।
क्योंकि सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है। एनर्जी निकली, दैट मीन्स बाद में जो प्रोडक्ट मिला, मॉलिक्यूल मिला, उसकी एनर्जी कम रही, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ ये मूव कर रहा है। तो अब जो बात मैंने बताई, अलग आपसे अलग तरह से भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन के, इसमें एनर्जी लिबरेट होगी या रिक्वायर्ड होगी। आप कहोगे लिबरेट होगी, बॉन्ड बनने में, बॉन्ड तोड़ने में चाहिए एनर्जी, हमें बॉन्ड बनाने में एनर्जी लिबरेट होगी। और यहां जो इन्होंने वर्ड्स दिए हैं, डिक्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज थोड़ी हुआ है, बॉन्ड बना तो बॉन्ड बनने में तो एनर्जी कम होती चली गई। हमें आंसर ए रिपोर्ट करना चाहिए। अवर आंसर इज ए, राइट। देखो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन ClF3, ये एक मॉलिक्यूल हमें गिवन है जो ClF3। इस हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बड़े सिंपल से रूल्स हैं। मॉलिक्यूल में आप सिग्मा बॉन्ड की गिनती जानते हो, लोन पेयर की गिनती जानते हो, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते हो। देखो क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। अलग अलग क्यों लिखे मैंने ये? क्योंकि मुझे 3 फ्लोरीन के साथ इनको कंबाइन करना है, इसलिए अलग अलग लिख दिए मैंने ये। एक फ्लोरीन यहां पर कनेक्ट कर दिया, एक फ्लोरीन मैंने दूसरी पोजीशन पर कनेक्ट कर दिया, एक फ्लोरीन दूसरे एक और ऑर्बिटल में कनेक्ट कर दिया। अभी मैं इसको डिटेल से भी आपको बताऊंगा। बिल्कुल आप सोच सकते हो, आपकी सोच से बाहर नहीं है, डिटेल से भी सोच सकते हो। अगर आप सिस्टम से पढ़ते आ रहे हो, सारी बात जो मैंने बताई है क्लास में बताई है, तो आपको बिल्कुल आराम से समझ आएगी। फ्लोरीन के बाकी कितने, 1 2 3 4 5 6, 7वां फ्लोरीन का ये हो गया। एक ये बना दिया, एक ये बना दोगे आप, 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पूरे हो गए और 7 ये वाले पूरे हो गए। 8वें के साथ शेयरिंग कर दी, मतलब 8 इसके पूरे, और इसका ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा है, ज्यादा है 8 से। आपको बताया था बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके ऑक्टेट से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। कम वाले बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक BeCl2 था, और ज्यादा वालों में क्लोरीन वाला भी है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो अब ये इसने बनाया Cl, यहाँ एक फ्लोरीन कनेक्ट किया, एक और फ्लोरीन कनेक्ट किया, एक लोन पेयर है, एक और लोन पेयर है। ये तो एक ही बॉन्ड बना ना, तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा। सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई 3, लोन पेयर की संख्या हो जाती है 2, सबमिशन कर लो, 5 हो गया। ये नंबर क्या इंडिकेट करता है? ये नंबर बताता है कि टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 5 हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बस 2 जगह से मिलते हैं, सिग्मा बॉन्ड से एंड लोन पेयर से। बाकी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, खाली ऑर्बिटल है, वो अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में ही रहेगा। ये वाली बात, बस एक छोटा सा ये पॉइंट आपको याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए। दैट मीन्स आई कैन से 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 5 hybridized orbitals are present on chlorine atom। क्या मतलब निकालना चाहिए मुझे इसका? इसका मतलब मुझे निकालना चाहिए कि एक एस रखूंगा मैं, 5 ऑर्बिटल इकट्ठे करने हैं मुझे, एस तो एक ही होता है, पी 3 हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो गए, एक डी लेना पड़ेगा, 5वां ये लेना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन मुझे रखना होगा sp3d। ये है हमारा आंसर। तो आंसर तो आ गया, ठीक है, sp3d आंसर हो गया। बी फाइनल आंसर हमने रिपोर्ट कर दिया, बिल्कुल करेक्ट हो गया आंसर बी। हमें बता देना चाहिए। एक और तरीका ऐसे सोचने का, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं।
क्वेश्चन को ऐसे करो कि एक क्वेश्चन करो तो कम से कम आस पास के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, टाइम लगाकर, सोचकर, फुर्सत से। ये जो जल्दबाजी है ना दिमाग की, एक पता नहीं कहाँ ले जाएगी आप। थोड़ा धीरज रखो, शांति से सोच लो, टाइम लगा दो, रुक जाओ एक जगह, टाइम दो। टाइम टाइम चाहिए आपका पढ़ाई को। ये नहीं कि भी बस चुटकी बजाई नेक्स्ट पे जंप कर गए, चुटकी बजाई बस हो गया हो गया हो गया, ऐसे नहीं होगा। टाइम लगाओ, हर तरह से सोचो इसे। दूसरा क्लोरीन एटम है ये वाला, ये दोबारा से मैं अलग तरह से लिख रहा हूं, ClF3 को। ये बॉन्डिंग मुझे गिवन है, सॉरी, ClF3। एक F लगा हुआ है, दूसरा F लगा हुआ है, तीसरा F लगा हुआ है। लोन पेयर यहाँ कितने हैं? 2 लोन पेयर है। अब मैं क्लोरीन एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करता हूं। यहां क्लोरीन एटम को मैंने कॉन्फ़िगरेशन को ग्राउंड स्टेट में लिख दिया। S एंड P हो गए ये। डी ऑर्बिटल क्लोरीन में होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होते, खाली होते हैं इसमें। क्लोरीन का होता है 3s, 3p, 3d। क्लोरीन एटम में ग्राउंड स्टेट में s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 5 इलेक्ट्रॉन्स, d में 0 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस ग्राउंड स्टेट से ये 3 बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, एक बन सकता है बस। क्यों बन सकता है? क्योंकि एक ही ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही है तो एक ही बॉन्ड बना पाएगा ये। अब मुझे इसको एनर्जी हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट, अब इसके ऑर्बिटल आपस में मिलजुल करके सलाह करेंगे कि हमें 3 फ्लोरीन एकोमोडेट करने हैं, तो ये वाला ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल से मिल करके डिसाइड करेगा कि हम एनर्जी बराबर बराबर कर लेते हैं। तो ग्राउंड स्टेट से लेकर के एनर्जी बराबर बराबर काउंट होगी। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा जहां, ये इलेक्ट्रॉन जब जंप कर जाएगा तब हम एक नया सेट लिखेंगे एनर्जीज का। और वो नया सेट क्या होगा? जिसमें ये लोन पेयर यहीं, ये यहीं पर, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन तो इधर जंप कर गया, यहां पर आ गया, इसमें था ही एक, तो 3 हो गए। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए तो 3 फ्लोरीन जो इसके चारों तरफ आ करके सराउंड होना चाहते थे बॉन्ड बना लेंगे। एक फ्लोरीन यहां बनाएगा, एक फ्लोरीन ये बना देगा, एक फ्लोरीन ये बना देगा। हम क्या कर देंगे इसको? लोन पेयर। लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, तो हम हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे sp3d, एक s, 3p, एक d। ऐसे भी आप सोच सकते। थोड़ा सा हम और जब आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरे वाले चैप्टर्स करेंगे, तो उसमें हम इसी तरह से यूज कर पाएंगे। वेल, सॉल्व तो ये यहां से भी हो जाता है, देखते ही भी सॉल्व हो जाता है। जिसको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है वो आसानी से इसे देख करके सॉल्व कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। बॉन्ड लेंथ ऑफ इथेन, एक बोला है इथेन को इन्होंने, इथीन को 2 बोल दिया, एसिटिलीन को 3 बोल दिया, बेंजीन को 4 बोल दिया। फॉलोज द ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे से संबंध है, रिलेशन है बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड लेंथ का। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ, ये रिलेशन आपने थ्योरी में पढ़ा है। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली रिलेटेड विद बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब है? कितने बॉन्ड लगे हुए हैं। 3 बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, 2 बॉन्ड होंगे तो थोड़ी बढ़ जाएगी, सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड और बढ़ जाएगा। दैट मीन्स जैसे जैसे, अब ये तो बड़े क्लियर हैं। इथेन का क्या मतलब है? फर्स्ट मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट इथेन मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सेकंड की बात आ जाती है, सेकंड है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सेकंड हो गया। थर्ड की बात आ जाती है, ये है एसिटिलीन, थर्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। फोर्थ आ जाता है बेंजीन, बेंजीन ये मॉलिक्यूल है। अब देखने में लगेगा कि बेंजीन का हम क्या करें,
बेंजीन में इन्होंने दिया तो है नहीं कि कौन सा बॉन्ड नापना है, डबल बॉन्ड नापना है या सिंगल बॉन्ड नापना है। होना तो चाहिए था ये कि सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा, डबल बॉन्ड छोटा होगा। लेकिन एक और कंसेप्ट है जो बॉन्ड डिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है, और वो है रेजोनेंस। ये बेंजीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। आपको पता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हों। जैसे एक मैंने ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखा, एक और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख दिया जो कि ऑल्टरनेट पोजीशन पर बॉन्ड को शो करता है। अब ये मत कहना कि ये आइडेंटिकल है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं। ये बिल्कुल इस व्यू पॉइंट से डिफरेंट है कि अगर इस कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो यहाँ 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसका हम हाइब्रिड बनाएंगे, वही तरीका जो हाइब्रिड बनाने का बता रखा है। हाइब्रिड जब हम बनाएंगे तो हाइब्रिड ऐसा बनेगा, तभी हम बॉन्ड लेंथ बता पाएंगे एंड बॉन्ड ऑर्डर तभी बता पाएंगे। ये हाइब्रिड बनेगा, यहाँ इसके बीच में आएगा डेड बॉन्ड 1.5, यहाँ 1.5, 1.5, 1.5, ऐसा कुछ बनेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना कैलकुलेट हुआ, देखने से ही लग रहा है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। लेकिन यहां 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है। 1 और 2 के बीच में कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। ऐड कर दिया 3, दो स्ट्रक्चर में ऐसा है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो 1.5 आया बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर है बेंजीन का, ये जो मैंने डॉटेड से लिखा है 1.5। जितना बड़ा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही छोटा बॉन्ड डिस्टेंस। सबसे छोटा तो होना है ये थर्ड सबसे छोटा, उससे बड़ा हो जाएगा सेकंड, उससे बड़ा हो जाएगा 2 से के बाद तो 1.5 आता है ना, फिर आ जाएगा आपका फोर्थ, और सबसे छोटा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी हो जाएगी फर्स्ट की, यानी सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 1 का बॉन्ड लेंथ रहेगी, इनवर्स रिलेशन है ना। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका, एसिटिलीन का, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी, एसिटिलीन की, थर्ड की। हमें ये ऑर्डर जो लिखना है, ये वाला ऑर्डर, ये लिखना है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। बड़ी लॉजिकल प्रॉब्लम है। अब देखो, एक ऑब्जेक्टिव करने के लिए कितनी सारी चीजें बताओ। सब्जेक्टिव में ये नहीं होता, सब्जेक्टिव तो एक डेफिनेशन पता है तो बस उसी से काम चल जाता है। यहाँ बहुत सारा कुछ पता होना जरूरी होता है अगर आप ऑब्जेक्टिव करना चाहते हो। तो इस टाइप के, और ये आपकी जो सिलेबस है वो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ये आपके पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर में जो पड़े हुए हैं इनफैक्ट ये वही है। तो अब आप इसमें देखो कौन सा आ रहा है, 1 के बाद 4 कहाँ पर है, ये है इनफैक्ट। ये वाला आंसर हमें करना चाहिए, सी आंसर रिपोर्ट। फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद फिर उससे कम, फिर हम फाइनल आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं सी। इस क्वेश्चन में आपको आंसर रिपोर्ट करना होगा सी। कुछ अगर किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकते। एक क्वेश्चन ये है सामने, O2 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव है, इज द सिंबल ऑफ। ये तो बड़ा एक आसान सा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। ये बताना है O2 2 नेगेटिव किसका सिंबल है, ऑक्साइड का, सुपर ऑक्साइड का, पर ऑक्साइड का, मोनो ऑक्साइड का। मोनो ऑक्साइड अलग चीज है। देखो कुछ नाम जो हैं, नॉर्मल ऑक्साइड क्या होते हैं, ये जब मैं आपको ऑक्साइड बता रहा था पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, वहां से भी सोच सकते हैं। जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आती है, या ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज 1 पर आता है, तब हम उसे नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं। और सुपर ऑक्साइड किसको बोलते हैं, जब 2 ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, 2 ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव होता है, तब इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। कैसे कुछ बॉन्डिंग बन रही होती होगी उसकी, वही जो तरीका है आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से बना सकते हो, कोई भी इशू नहीं है।
जब आप इसका बनाओगे तो ऐसा कुछ आएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर -1/2, -1/2, दोनों पर मिलाकर एक नेगेटिव चार्ज है, आधा आधा नेगेटिव डिसाइड कर दिया गया। अब मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया, O2 1 नेगेटिव, कोई दिक्कत की बात नहीं, रिप्रेजेंटेशंस हैं ये सब। अब परऑक्साइड की बात आती है, सी वाला पार्ट जो है, सी पार्ट क्या है, सी पार्ट में ऑक्सीजन 2 2 नेगेटिव को परऑक्साइड कहते हैं। जब कभी एक सिंगल बॉन्ड हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, यहां बॉन्ड ऑर्डर वेरी कर सकता है लेकिन मुझे तो चार्ज से मतलब है, और 1 नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर हो, मतलब चार्ज भी 1 नेगेटिव होना जरूरी है। ये 1/2 नेगेटिव नहीं चाहिए चार्ज। अगर ये 1 नेगेटिव मैं लिख देता तो ये परऑक्साइड बन जाता। ऐसा कभी कोई, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का आपने नाम सुना होगा जरूर कभी, H2O2, ये ऐसे बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ये परऑक्साइड बॉन्ड होता है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज परऑक्साइड। ये जो परऑक्साइड बना है ये O2 नेगेटिव कहलाता है। तो हम यहां पर फिल कर देंगे क्या, परऑक्साइड। मोनोऑक्साइड तो सिंपल होते हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब जिसमें एक ऑक्सीजन हो, सिंगल ऑक्सीजन हो। और नॉर्मल ऑक्साइड में एक से ज्यादा हो सकती है ऑक्सीजन, जैसे Al2O3 होता है, 3 ऑक्सीजन है Al2O3, ये नॉर्मल ऑक्साइड है लेकिन 3 ऑक्सीजन है। फिर इसमें मोनोऑक्साइड में हमेशा सिर्फ एक ऑक्सीजन होगा, एक एलिमेंट के साथ बस एक ऑक्सीजन। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। सी आंसर हम रिपोर्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का रिलेशन, जैसे ही वर्ड डाइपोल मोमेंट आए तो एकदम दिमाग में शेप आनी चाहिए मॉलिक्यूल की। जब तक शेप नहीं पता होगी, जब तक डाइपोल मोमेंट सही नहीं सोच सकते, जैसे आपके दिमाग में गलत शेप है, मान लो वाटर की, वाटर को कोई जानता है कि HOH है, तो ये बात गलत जानता है वो, क्योंकि वाटर तो ऐसा होता है बेंट। इसके डाइपोल मोमेंट आप गलत बता बैठोगे, 0 बता दोगे। और आपको एक्सप्लेन किया था मैंने क्लास में, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल कम होता चला जाता है ऐसे ऐसे डाइपोल मोमेंट बढ़ते चले जाते हैं। अगर ये ऐसा होता, बॉन्ड एंगल मान लो वाटर का 30 डिग्री होता, होता नहीं, मान लिया 30 डिग्री होता, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होते, क्योंकि यहां नेट रिजल्टेंट सबमिशन इन वेक्टर्स का ज्यादा हो जाना था। अब हमें सबसे पहली चीज चाहिए इन मॉलिक्यूल्स की शेप। बोरोन ट्राइफ्लोराइड कैसा होता है, 3 ही मॉलिक्यूल है, ये उधर इधर उधर करके दे दिए, NF3 एंड NH3। वो अगर मुझे नहीं याद रहा तो कोई इशू नहीं, आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है, निकालना आता है तो उससे बता सकते हो। बोरोन है, बोरोन के पास आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन मैंने बोरोन के अगर कनेक्ट किए तो मैं ऐसे ही करूंगा। लोन पेयर नहीं है इसके पास, बोरोन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 0, सबमिशन 3, हाइब्रिडाइजेशन 3, मतलब 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए, 1 s चाहिए, 2 p चाहिए। जब कभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना करता है। sp2 का मतलब उसके रीजंस भी हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर लाने के लिए, रिपल्शन को मिनिमम से मिनिमम रखने के लिए ट्राइगोनल प्लेनर में लिखूंगा। ट्राइगोनल प्लेनर, बोरोन 1 फ्लोरीन ये लिखा, 1 फ्लोरीन ये लिख दिया, 1 फ्लोरीन ये लिख दिया। यहां हम इस एंगल को 120 120 120 लिख रहे हैं।
हमने लिख दिए ये बॉन्ड एंगल 120 120 लिख दिए। तो अब मैं नेट रिजल्टेंट जब निकालूंगा इसका, तो नेट रिजल्टेंट कितना आएगा? नेट रिजल्टेंट आएगा इसका 0। डाइपोल मोमेंट 0 आए हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड के। ये BF3 वाला पार्ट हमने अभी सोचा। अब दूसरा पार्ट मैं NF3 बता रहा हूं। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। एक NH3 है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन यानी 3 बॉन्ड पेयर लगे हुए हैं। ये मैंने कनेक्ट कर दिए इसके साथ। अब आप कंसीडर करो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा इसका, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक लोन पेयर आ गया, 3 बॉन्ड पेयर आ गए, एक लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, मतलब 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए। 4 हाइब्रिडाइज्ड में एक s 3 p, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका भी और इसका भी। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक लोन पेयर हो गया, और यहां पर मैंने फ्लोरीन कनेक्ट किया। यहां पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये लोन पेयर। लोन पेयर का अपना एक अट्रैक्शन मींस चार्ज की डेंसिटी होगी, जिसकी वजह से चार्ज का डायरेक्शन ऑर्बिटल डाइपोल ये रहा। जबकि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायरेक्शन ये रखोगे, यानी नेट रिजल्टेंट बढ़ जाएगा। यहां नेट रिजल्टेंट इसका इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल डाइपोल का डायरेक्शन, एंड फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड आएगा। ये सब ट्रैक्ट होंगे, ये वाला और ये वाला माइनस हो जाएंगे, तो ये डाइपोल मोमेंट कम आएगा। NF3 का डाइपोल मोमेंट कम, NH3 का ज्यादा। लेकिन 0 तो नहीं होगा ना इसका, तो सबसे कम किसका हुआ? 0 वाले का, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। उससे ज्यादा हो जाता है NF3 का, उससे ज्यादा हो जाएगा NH3 का। बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे अगर आप इसे डिटेल से बैठ करके तसल्ली से थ्योरी सोच करके अगर इसको करते रहोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे। NH3 के डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, इसमें देखो कौन सा है। NH3 सबसे ज्यादा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड सबसे कम। दैट मीन्स हमें आंसर रिपोर्ट करना होगा डी। इस क्वेश्चन में हम आंसर फाइनलाइज कर रहे हैं डी। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसके बाद ये असर्शन रीजन आ गया, चलो कोई नहीं, बीच में आ गया तो कर लेते हैं हम इसको। कर रखे हैं असर्शन रीजन, लेकिन और भी करेंगे, बीच बीच में जो आ गए हैं इनको कर लेते हैं। असर्शन हमें रीजन दिया हुआ है, ये सारे स्टेटमेंट आपको केयरफुली पढ़ने हैं, A B C and D। Lewis octet rule is always valid for all compounds found in nature। गलत बात है। ऑक्टेट रूल कितने ही ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करते। अभी तो किया था ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड, कहाँ ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है? अभी थोड़ी देर पहले, 2-3 क्वेश्चन पहले एक आया था ClF3, कहाँ ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है? एक हम लिखा करते हैं, फ्रिक्वेंटली लिखते हैं PCl5, कहाँ ऑक्टेट रूल फॉलो करता है? बात तो ठीक नहीं है। दूसरी बात, कंपाउंड लाइक CH4, H2O, NaCl फॉलो ऑक्टेट रूल, ये वाली बात ठीक है। अब कुछ कर रहे हैं, दैट इज ओके। काफी सारे मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ये वाले जो मॉलिक्यूल गिवन हैं, ये वाले मॉलिक्यूल तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर ही रहे हैं। Na पॉजिटिव के एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 2-8 कॉन्फ़िगरेशन रह गया, Cl का 2-8-8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। CH4 में भी ऑक्टेट रूल होता है, तो ये करेक्ट। तो पहले वाला गलत, दूसरे वाला ठीक। दैट मीन्स डी आंसर आ रहा है इसका। हमें आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा डी। आपने पहले कर रखे हैं टाइप के क्वेश्चन, आपके लिए नए तो है नहीं है असर्शन रीजन, आप सोच सकते हो आराम से इसको, बस थ्योरी पता होनी चाहिए।
और देखो एक और क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन, फॉलोइंग क्वेश्चन, वही सारे स्टेटमेंट्स हैं ए बी सी डी। BCl3 BBr3 Bi3 आर लुईस बेस। क्या होते हैं लुईस बेस, क्या होते हैं लुईस एसिड, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। ये बड़े काम के टर्म हैं, लुईस बेस एंड लुईस एसिड। अगर भूल गए हो तो याद दिला देता हूं। लुईस बेस, दोज electron rich molecules which have at least one lone pair are called Lewis base. Lewis acid. Those electron deficient molecules which have at least one vacant orbital are called Lewis acid. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैं लिखाना चाहता था आपको, और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग कंसेप्ट के साथ आने वाली बात है। एक वर्ड लिखा है मैंने ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच, एक वर्ड मैंने नीचे लिखा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच अलग चीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अलग चीज है। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। कंप्लीट ऑक्टेट तो होगा ही होगा, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बचे हुए होंगे, विद कंप्लीट ऑक्टेट होना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ लोन पेयर देख लेते हैं, गलती लगेगी। सिर्फ लोन पेयर देख करके काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना है, कंप्लीट ऑक्टेट होने के बाद अगर लोन पेयर है तब आप बोलोगे कि ये लुईस बेस है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी है और कम से कम एक वैकेंट ऑर्बिटल है, एटलीस्ट वन वैकेंट ऑर्बिटल, तब ये लुईस एसिड कहलाते हैं। एसिड नहीं कह रहा हूं मैं, जो H पॉजिटिव देते हैं वो अलग टाइप के एसिड। तो ये कंसेप्ट बड़ा काम आने वाला कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अलावा भी। अब पढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को। अभी हमने लिखा था बोरोन का कंपाउंड, बोरोन के कंपाउंड में बोरोन, फ्लोरीन लिख दिया, यहां फ्लोरीन लिख दिया, यहां फ्लोरीन लिख दिया। इस बोरोन पर ध्यान दो, ये बोरोन एक ऐसा बोरोन है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के पास जब आप चेक करोगे तो एक खाली ऑर्बिटल आएगा, भले ही फ्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं, वो तो बाद की बात है, पहले तो हमें ऑक्टेट देखना है पूरा है कि नहीं है। ऑक्टेट ही पूरा नहीं है तो ये लुईस बेस नहीं हो सकता है, ये होगा लुईस एसिड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज लुईस एसिड।
तो इन्होंने क्या लिखा है, BF3 B Cl3 B Br3 BI3, इन सब को चेक करो। बोरोन के पास 3 क्लोरीन लगे हैं, अब क्लोरीन के पास लोन पेयर है, लेकिन बोरोन के पास तो ऑक्टेट पूरा नहीं है, बोरोन के पास तो वेकेंट ऑर्बिटल भी है। तो मैं बोलूंगा कि ये मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज लुईस एसिड, नॉट लुईस बेस। गलत बात लिखी है ये, अच्छी बात नहीं है ये, गलत बात लिखना। क्या लिखा होना चाहिए था अगर हम इसे सही देखना चाहते, BCl3 BBr3 BI3 आर लुईस एसिड्स, तब ये करेक्ट होता। लुईस बेस लिखा जाना रॉन्ग है। अब दूसरी बात, BCl3 BBr3 BI3 आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों भाई, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तभी तो ये लुईस बेस नहीं हो पाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना होते फिर तो उन्हें लुईस बेस बोल देते हैं। इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये बात स्टेटमेंट करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में, लुईस एसिड लुईस बेस का कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाला गलत, दूसरे वाला ठीक। ए इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, दैट मीन्स हमें आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा डी। इस क्वेश्चन का आंसर रिपोर्ट किया जा रहा है डी। समझ आ गई ये बात? देखो और देखो, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ गया ये क्वेश्चन है, मैनी आयनिक क्रिस्टल्स डिसॉल्व इन वाटर। जो भी आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, पहली बात, किसी मॉलिक्यूल ने आयोनिक बॉन्ड बनाया तो वो सॉलिड ही होगा। आयन मतलब सॉलिड। गैसियस मॉलिक्यूल कोवेलेंट होंगे। आयन अगर एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, दो आयंस के बीच में जो फोर्स वर्क करती है, आयनिक बॉन्ड जो होता है, एक तो वो नेटवर्क बॉन्ड होता है, अकेला नहीं बनता कभी भी आयनिक बॉन्ड। कैसे? आप ऐसे सोचो कि ये सोडियम पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है। अब एक एटम सोडियम पॉजिटिव, एक आयन Cl, एक आयन सोडियम पॉजिटिव, एक आयन Cl नेगेटिव लेकर के मैंने, ठीक है, ये इंटरेक्शन कर दिया। अब लेकिन एक ही, तो ये तो मैग्नेट की तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। और ये फोर्स ऐसा नहीं कि एक ही तरफ वर्क कर रही होती है। ये फोर्स इनफैक्ट, जब मैं किसी एक मैग्नेट को रखता हूं तो मैग्नेट तो इधर से भी चिपक सकता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, कहीं से भी चिपका सकते हो आपस में। तो एक सोडियम के चारों तरफ 6 क्लोरीन सराउंड करते हैं। सचमुच में जब इसका स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से और दूसरी टेक्निक्स होती हैं उससे, तो एक, अगर मैं इस क्यूब के कॉर्नर पर यहां एक सोडियम इमेजिन करता हूं, सोडियम पॉजिटिव, तो इधर सोडियम पॉजिटिव के साथ इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर आगे क्यूब एक और रखा है, उस पर एक क्लोरीन, इस पर एक क्लोरीन, नीचे एक क्लोरीन, क्लोरीन नेटवर्किंग, फिर क्लोरीन के साथ इधर सोडियम, नेटवर्किंग बनती चली जाती है। सोडियम के चारों तरफ क्लोरीन, क्लोरीन के चारों तरफ सोडियम। ये वर्ड है क्रिस्टल, जो क्रिस्टल बोला गया। सोडियम कनेक्टेड विद क्लोरीन, क्लोरीन कनेक्टेड विद सोडियम, सराउंडेड है। और कैसे सराउंडेड है? ये हम कहने को ठीक है, हम एक आयोनिक बॉन्ड ही तो बोलेंगे, क्योंकि पर सोडियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, बॉन्ड तो एक ही आयनिक है। ऐसा नहीं बोलने लगोगे आपके जी 6 सोडियम, भाई 6 अगर ये के साथ सराउंड कर रहा है तो फिर यहाँ एक सोडियम के साथ ही है, तो इधर भी तो फिर सोडियम है, इधर भी तो सोडियम है, इधर भी तो सोडियम है, इधर भी तो सोडियम है, नीचे भी तो सोडियम है, ऊपर भी तो सोडियम है। रेशियो जो आएगा 1:1 आएगा, सोडियम इज टू क्लोरीन इक्वल टू 1:1 आना चाहिए। दैट मीन्स हम बोलेंगे कि बॉन्ड तो एक ही है, लेकिन ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है।
क्रिस्टल वर्ड का मीनिंग बताया मैंने। ये आयोनिक क्रिस्टल, आयन है मतलब क्रिस्टल है। अब क्या होता है, ये आयन था मेरे पास सोडियम Cl नेगेटिव, वाटर में जब आप इसे डिसॉल्व करते हो तो वाटर तो एक पोलर सॉल्वेंट होता है। वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव पार्ट इस क्लोरीन से इंटरेक्शन करता है, ये इसको तोड़ के ले जाता है। सोडियम पॉजिटिव के साथ कौन वाटर का पार्ट करेगा, वाटर का ऑक्सीजन वाला पार्ट इंटरेक्शन करेगा। डेल नेगेटिव है, डेल नेगेटिव इससे इंटरेक्शन करेगा, तो ये धीरे धीरे आयनिक बॉन्ड टूटने लगते हैं। तो मैनी आयनिक क्रिस्टल डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज वाटर इज एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। वाटर बॉइलिंग पॉइंट से क्या मतलब है, डिसॉल्व करना चाह रहे हैं हम तो। एम्फोटेरिक का मतलब अलग होता है, जो ना तो एसिडिक हो ना बेसिक हो, हम उन्हें एम्फोटेरिक कहते हैं। प्रोसेस इज accompanied बाय पॉजिटिव हीट ऑफ सोल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है। वाटर डिक्रीज इंटरेक्शन, यही है आंसर। वाटर क्या करता है, वाटर मैंने अभी बताया कि वाटर इसे खींच रहा है सोडियम को अपनी तरफ, वाटर क्लोरीन को भी अपनी तरफ। अब एक वाटर थोड़ी होगा, हजारों सैकड़ों वाटर मॉलिक्यूल हैं, क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा, ये सोडियम को अपनी तरफ खींचेंगे दूसरे वाटर मॉलिक्यूल। तो सोडियम एंड क्लोरीन के बीच की जो फोर्स है वो वीकर पड़ना शुरू कर जाती है। वाटर डिक्रीज द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, यानी दो आयन के बीच में अट्रैक्शन को कम कर देता है ड्यू टू सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब डिसॉल्व होने की वजह से। फिर क्या फर्क पड़ता है, जो सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव जो था अलग हो गया, तो वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से इसे सराउंड कर लेते हैं। ये प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन। ये जो सॉल्वेशन हमने किया, इसका एक नतीजा रिजल्ट निकलता है। तो हमें आंसर डी फाइनलाइज करना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम रिपोर्ट कर रहे हैं डी। देखो और देखो इसके बाद, फॉस्फेट ऑफ ए मेटल हैज फॉर्मूला M3PO4 टॉइस। ये वर्ड फॉस्फेट, बेसिक ज्ञान क्या होना चाहिए, क्या बात पता होनी चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए फॉस्फेट किसे कहते हैं। जैसे आप कहते हो ये सल्फेट है, जैसे आप कहते हो कार्बोनेट है, जैसे कहते हो क्लोराइड है, ऐसे एक फॉस्फेट होता है, PO4 3 नेगेटिव होता है। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट। अगर किसी को ये नहीं पता है कि सल्फेट SO4 2 नेगेटिव होता है, तब इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे। फॉस्फेट पर 3 नेगेटिव पता होने चाहिए आपको। किसी एक फॉस्फेट के मेटल का फॉर्मूला दे दिया इन्होंने, क्या दिया, PO4 टॉइस M3। क्या मतलब, PO4 PO4 दो बार लिखा गया, 3 नेगेटिव 3 नेगेटिव। कितने नेगेटिव हैं टोटल, 6 नेगेटिव हो गए भाई। 6 नेगेटिव, कितने पॉजिटिव होने चाहिए मेटल के पास, 3 मेटल के पास होने चाहिए 6 पॉजिटिव। तो एक मेटल के पास कितने आ गए, 2 पॉजिटिव आ गए भाई। जब 3 मेटल के पास 6 पॉजिटिव, क्यों 6 पॉजिटिव, क्योंकि वो 2 फॉस्फेट के साथ कनेक्टेड है। तो क्या फर्क पड़ गया, एक फॉस्फेट पे क्योंकि 3 नेगेटिव है, तो 2 फॉस्फेट पर 6 नेगेटिव आ जाएगा। तो 6 नेगेटिव का मतलब 6 पॉजिटिव मेटल रिक्वायर्ड है मुझे। 6 पॉजिटिव कितने पर रिक्वायर्ड होगा, 3 पर, यानी M3 6 पॉजिटिव है। तो अगर मैं एक मेटल पर 2 पॉजिटिव लेता हूं, तब ये 3 पर 6 पॉजिटिव हो पाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी लग रही। ये बात मुझे पता चली कि यहां मेटल पर 2 पॉजिटिव है। द फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट, सल्फेट क्या होता है, SO4। मेटल क्या निकाला मैंने, मेटल 2 पॉजिटिव। तो मेटल 2 पॉजिटिव है, सल्फेट 2 नेगेटिव है, तो MSO4 हो जाएगा सीधा सीधा। जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। तो मैं लिख सकता हूं MSO4 आंसर लिखूंगा। तो मुझे फाइनल आंसर करना चाहिए MSO4। जैसे हम लिखते हैं CaSO4,
अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मूला बनाने लगूं इसका, तो मैं M3 क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, किसी मेटल के फॉस्फेट का लिखा मैंने, तो ये हो सकता है CA3PO4 टॉयस, तो मैं लिखूंगा CaSO4, ये बनेगा। CaSO4 टॉयस तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि SO4 तो 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव, तो कैल्शियम पे 4 पॉजिटिव थोड़ी होता है, तो गलत हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे ये वाले टाइप की प्रॉब्लम को। आ जाती हैं ऐसी प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज। इलेक्ट्रोवैलेंट किसे कहते हैं? अच्छा, एक ये रहेगी प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन छूट गया, ये कर लेते हैं पहले, इलेक्ट्रोवैलेंट वाला बाद में करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड मतलब Cl नेगेटिव, एक ही नेगेटिव है, M इज MCl3, तो MCl3 मतलब मेटल पर 3 पॉजिटिव है, मींस फॉर्मूला ऑफ इट्स कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। मेटल 3 पॉजिटिव है, कार्बोनेट 2 नेगेटिव है, चार्ज बराबर बराबर करने, क्रॉस किया जाता है। मैं लिख दूं अगर M2 CO3 थ्राइस, तो करेक्ट हो जाएगा। चार्ज तभी तो बराबर होंगे ना, CO3 CO3 CO3, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, कितने नेगेटिव हो गए, 6 नेगेटिव। एक मेटल पर 3 पॉजिटिव, दो मेटल पर 6 पॉजिटिव, तो 3 कार्बोनेट लेने पड़ेंगे, 2 मेटल आयन लेने पड़ेंगे, तब जा करके ये मॉलिक्यूलर फार्मूला पूरा हो पाएगा। तो क्या किया मैंने, क्लोराइड से पहले मेटल की वैलेंसी पता कर ली, फिर उसको कार्बोनेट पर अप्लाई कर दिया। ऐसे ही टिपिकल टाइप की, मैं तो एक दो ही प्रॉब्लम करा सकता हूँ ना, लेकिन बहुत बनती हैं, ऐसे वेरी करती चले जाएंगे। आपको तो तरीका सीखना है, क्वेश्चन रटना नहीं होगा, तरीका सीखना होगा। तो क्या लिखूंगा मैं आंसर यहाँ, ये बी आंसर मुझे फाइनली करना होगा। इस क्वेश्चन के आंसर को रिपोर्ट कर रहे हैं हम बी। देखो इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज। इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब आयोनिक। आयोनिक कब बनते हैं बॉन्ड, जब एक मेटल होता है वो कनेक्टेड होता है नॉन मेटल के साथ। तो यहां तो कोई भी मेटल नहीं है, यहां कोई मेटल नहीं है, कोई मेटल नहीं है, सिर्फ एक ये है जहां आयोनिक बॉन्ड बनेगा। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। बी आंसर फाइनलाइज करना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम फाइनली रिपोर्ट कर रहे हैं बी। इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड हैज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। अब हमें क्या पता भाई मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादा कम, लेकिन थोड़ा सा सोचोगे तो चल भी जाएगा पता, इतना भी मुश्किल नहीं है। जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सोडियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, वाटर के मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, 0 डिग्री है। इनफैक्ट वाटर आइस को जब आप मेल्ट करना चाहते हो तो 0 डिग्री से 1 डिग्री पे ले आओगे तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, वाटर बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है, सॉलिड होता है, तो उसे मेल्ट करना तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। तो सीधी सी बात है, आयनिक बॉन्ड जितना ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा। That means melting point is directly proportional to ionic behavior
ऑफ ए मॉलिक्यूल। कैसे पता चलता है आयनिक एंड कोवेलेंट बिहेवियर? एक रूल होता था फजान रूल के नाम से। फजान रूल अप्लाई करो। जो मॉलिक्यूल का कैटायन जितना छोटा है, एनायन जितना बड़ा है, वो उतना कोवेलेंट होगा। फजान रूल ये कहता है कैटायन छोटा, एनायन बड़ा, मतलब कोवेलेंट। कोवेलेंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम। आयोनिक मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब इनमें सब में सोडियम तो सब में कॉमन है। कैटायन तो चेंज किया नहीं इन्होंने, एनायन चेंज कर दिए। सोडियम के साथ क्लोरीन लगा है, सोडियम के साथ ब्रोमीन लगा है, सोडियम के साथ आयनिक, तो कोवेलेंट बिहेवियर जो आएगा NaF सबसे ज्यादा आयोनिक, उसके बाद आएगा NaCl, उसके बाद आएगा NaBr, उसके बाद आ जाएगा NaI। ये ऑर्डर मैंने जो लिखा है ये आयोनिक बिहेवियर का लिखा है। आयनिक बिहेवियर सबसे ज्यादा सोडियम फ्लोराइड का, जितना ज्यादा आयनिक बिहेवियर उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे NaF के। अगर ऑर्डर भी पूछा होता मेल्टिंग पॉइंट का तो ये ऑर्डर आप बता देते, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं थी। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होंगे NaI के, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होंगे NaF के। जो जितना ज्यादा आयनिक उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतने ज्यादा। ये सॉल्व करने का तरीका रहेगा। हमें आंसर रिपोर्ट करना है इस क्वेश्चन का डी। आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव, भाई आयनिक कंपाउंड तो सॉलिड होंगे, हार्ड भी होंगे, ब्रिटल भी होंगे, तो ये बात तो ठीक है। डू नॉट की बात पूछी गई है। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो होते हैं, आयनिक है, अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे आयनिक बिहेवियर बढ़ता है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ये क्या चीज है देखते हैं अभी। सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, बात तो ठीक है। ये आयन है एक सोडियम पॉजिटिव, पोलर सॉल्वेंट मतलब वाटर लिया हमने, वाटर मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, डेल नेगेटिव है, तो ये पोलर सॉल्वेंट है, इंटरेक्शन करेगा, ये डिसॉल्व कर लेता है। खाने का नमक है सोडियम क्लोराइड, क्या चीज है वो? आयोनिक सॉलिड है, वाटर में डिसॉल्व करके देखो एकदम घुल जाता है। तो ये बात करेक्ट है, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। क्या मतलब है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का? जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताई थी एक बात की, हाइब्रिडाइजेशन का रिलेशन है कोवलेंट बॉन्ड के साथ, आयनिक बॉन्ड के साथ तो नहीं है ना। डायरेक्शन जब भी हम देखते हैं तो ऑक्सीजन के साथ मैंने शेयरिंग कराई हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की शेयरिंग करा दी, अब इसका एक पर्टिकुलर एंगल होगा, फिक्स एंगल होगा। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ऑर्बिटल का कोई डायरेक्शन होगा। जबकि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ये कैटायन है, इस कैटायन पर Cl आप इधर चिपका दो लाके, इधर से नहीं आता Cl, यहाँ की जगह दूसरी जगह Cl नेगेटिव इस साइड से आ गया, यहां से आ गया, इधर से आ गया, नॉन डायरेक्शनल है। कहीं पर कैटायन तो कैटायन ही है, पॉजिटिव चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है मॉलिक्यूल, तो अब ये कहीं से भी चिपक सकता है किसी नेगेटिव चार्ज से। तो हम बोलेंगे कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं आयोनिक बॉन्ड, डायरेक्शनल नहीं होते हैं। आयनिक बॉन्ड जो होंगे वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ये किसकी प्रॉपर्टी है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी? कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी। हमसे डू नॉट पूछा था तो हम आंसर लिखेंगे सी। इस क्वेश्चन का आंसर हम सी रिपोर्ट कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन बता देता हूं, ये लास्ट, इसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे। विच कंपाउंड इज हाईएस्ट कोवेलेंट? सीधी सी बात है, फजान रूल किस दिन काम आएगा? फजान क्या था? फजान रूल क्या कहता है? छोटा कैटायन बड़ा एनायन कोवेलेंट होगा, पॉजिटिव छोटा
जितना ज्यादा एनायन का साइज बढ़ा, जितना कम कैटायन का साइज, उतना ही कोवेलेंट बिहेवियर ज्यादा। ये है फजान रूल। अब यहां कैटायन तो सब लिथियम है, 4 केस में सब जगह कैटायन कर दिया फिक्स, एनायन हो गए अलग अलग, फ्लोराइड, फ्लोराइड ब्रोमाइड, आयोडाइड। सबसे ज्यादा कोवलेंट यहां होगा क्योंकि साइज सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा साइज, फिर उससे छोटा, क्लोरीन उससे भी छोटा, फ्लोरीन तो बहुत छोटा होता है। ये सबसे ज्यादा आयोनिक, ये सबसे ज्यादा कोवलेंट। मेल्टिंग पॉइंट बता सकते हो, डाउन द ग्रुप मूव करने पर कम होते जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप मूव करने पर, डाउन द ग्रुप मतलब ये वाला, कम होते चले जाएंगे। सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होगी पोलर सॉल्वेंट में क्योंकि ये आयनिक है, ये कोवेलेंट ज्यादा है। पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये फजान रूल से रिलेट करके एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में मैं इतना डिस्कस करूंगा। अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन वाले जो हैं, मींस जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यही है, कुछ भी करो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन करो, आना चाहिए। सब्जेक्ट थ्योरी पढ़ करके अगर कर लोगे तो कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए पहले, लेकिन थ्योरी पढ़ी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जी आपने क्वेश्चन ले करना शुरू कर दिया और सामने कॉपी खोल ली और साथ के साथ थ्योरी आप देख रहे हो, तो फिर इतना नहीं दिमाग चल सकता है तेज। चलिए हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके, आज की क्लास में मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ।